ओके, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट क्या है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। अगर किसी लेबर को एक टास्क दिया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, वो फॉर एग्जांपल उसको 5 आवर्स में कंप्लीट करता है, बट जैसे जैसे वही टास्क वो रिपीट करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम ही विल लर्न दैट थिंग अप। और अगर वही एक्टिविटी वो 5th टाइम पे परफॉर्म करता है तो वो 5 आवर्स के बजाय इट वाइट बी कंप्लीटेड इन 3 आवर्स. So 2 hours would be safe. That's why we are discussing this thing of cost in it, because at first time we are spending cost for 5 hours, but in 5th time we are spending cost for 3 hours basically. ठीक है, so basically learning curve आपके पास क्या है, it's way to save your money. ठीक है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट एस्टिमेशन। हम जितनी कॉस्ट परफेक्टली एस्टिमेट करेंगे हमें बजट उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा, थिंग्स वुड बी ईजी फॉर अस। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि 48 आवर्स है फॉर लेबर टू डू दैट एक्टिविटी, तो मे बी 48 आवर्स जो क्लाइंट है हमारे उनको अप्रोप्रिएट ना लगे एंड दे आस्क दिस थिंग, और मे बी दे हैव द एम्बिगुइटी इन देयर माइंड कि इसकी इतनी कॉस्ट नहीं आ सकती, देन आई कैन इनकॉर्पोरेट लर्निंग कर्व इनटू इट। और जो लेबर कॉस्ट है वहाँ से मैं डिडक्ट करके अपनी कॉस्ट ट्रैवल कॉस्ट पे या व्हाटएवर सब कॉन्ट्रैक्टर्स पे स्पेंड कर सकता हूँ। ठीक है, सो हियर यू कैन सी दिस थिंग कि आप जो है वो अपना लर्निंग कर्व यूज़ कर सकते हैं अपनी कॉस्ट को कट करने के लिए। अब ये जो कॉस्ट कट हो रही है, डेफिनेटली यू वांट टू कंज्यूम इट समवेयर एल्स, so where you are going to spend it somewhere else, that is again a part of your cost estimation. ठीक है, ताकि आपको इसके अगेंस्ट बजट मिल सके। ठीक है, so as I told you about के जो है वो हमारे पास लर्निंग थ्योरी में हमारे पास या लर्निंग कर्व थ्योरी में we are basically involved with the two theories. One is the unit theory and the other thing is cumulative average theory. ठीक है, so we start with the unit theory. Unit theory states that cost decreases by a fixed percentage as the quantity produced doubles. So what it says you about कि आपकी जो नॉर्मली कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है जब आपकी जो है वो आप उसको दोबारा परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये इसमें देख रहे हैं कि जब आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करें तो उसकी कॉस्ट आपको $100 आ रही है, बट सेकेंड यूनिट जब आप प्रोड्यूस करें तो उसकी $80 आ रही है। बेसिकली यूनिट थ्योरी कर्व इज ऑल अबाउट अ वन यूनिट, इट्स इंडिविजुअल थिंग। ठीक है, सो आप एक इंडिविजुअल के बारे में बता रहे हैं कि उसका लर्निंग रेट क्या है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में उसने बताया है कि 80% लर्निंग कर्व विच मीन्स द कॉस्ट डिक्रीज बाई 20%। ठीक है, कि वो जो लेबर है आपका वो 80% लर्न करेगा उस चीज़ को। तो जैसे जैसे आप उसको लर्न करते जाएंगे तो इट मीन्स 20% आपकी कॉस्ट कट हो रही है। ठीक है, सो 100 माइनस 80 इज योर 20% कॉस्ट कट हो रही है। अब जैसे $100 से फॉर 1 यूनिट, अब आप 80% इसका करते हैं 100 यूनिट का, तो आपके पास कितना आता है $2। दिस मीन्स कि आपके कितने सेव हुए, 20 रुपीज़ सेव हुए, $20 यहाँ पे सेव हुए, which is basically the 20% cost decreases. ठीक है, as you can see from here. Then 80% we have to multiply it with the 0.8, which is basically the 80% learning curve, and then you have that 64 को फिर 0.80 से multiply करेंगे, you have 51. So you can see it at the 16th time when you are going to produce 16 units, you have like $40 are going to spend on them as compared to the one when you are developing that 100 unit. So as you can see this thing, जैसे जैसे आपके units multiply होते जाएंगे आप उसको उतना finely develop कर लेंगे and it will take less time to complete that task. ठीक है, that's a unique learning theory. So the equation we are going to use in order to solve that learning curve is basically जो हमारे पास यहाँ पे हमने बात करनी है, यहाँ पे जो हमने चीज़ फाइंड आउट करनी है is the cost of the first unit. So when you have the first cost unit, that's your A. इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, I just add this thing up. ठीक है, here's the equation I talk with you. y is equals to a into bx. ठीक है, वहाँ पे जो स्लाइड्स हैं उसमें थोड़ा अल्फ़ाबेटिक कैपिटल A है, x है और फिर कैपिटल B है आई गेस। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू गोइंग टू फाइंड आउट इज दिस y. ठीक है, that's the time required to complete that specific task or whatever the time, the project thing. ठीक है, but before jumping into the learning curve, I just give you the concept for the direct cost ना, जो कि हमने previously discuss किया था when we discussing about the type of cost. We have direct cost, we have versus indirect cost, then we discuss about recurring versus non-recurring, then we have normal versus expedite cost. ठीक है, सो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट्स एज अ फार्मूला रिलेटेड विद इट इज डायरेक्ट लेबर रेट
into total labor hours which is this one, ठीक है. So आपके पास क्या आ जाएगी, total direct labor cost, direct labor rate into total labor hours will give you the total direct labor cost, TDLC. I wrote it here, ठीक है. सो what you need here is कि आपके पास और रेट चाहिए कि एक जो लेबर है वो 1 आवर के हिसाब से कितना चार्ज करेगी, उसके बाद उसको कितने आवर्स परफॉर्म करना है, ठीक है. सो द थिंग्स आर बीइंग गिवन टू यू, दैट्स अ और रेट इज 37.5 एंड देन यू हैव द आवर्स नीडेड which is this one, this is the 80 hours. Another two things would be added into it is the overhead charges in the personal time. What is the concept behind it? Overhead charges normally क्या है कि जब भी आप एक लेबर को हायर कर रहे हैं, सो इट्स नॉट ओनली कि आप उनको जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करें, बट यू आर ऑल्सो गिविंग देम मेडिकल एक्सपेंसेस, यू कैन गिविंग देम द ट्रैवल एक्सपेंसेस, यू कैन गिविंग देम द रिटायरमेंट बेनिफिट्स. सो ये काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, जिनको हम ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं, ठीक है. तो जब हमने फाइंड आउट करनी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो हम इसमें ये चीज़ें भी ऐड अप करेंगे. दैट इज़ योर ओवरहेड चार्जेस. इट्स नॉट बीन एडेड, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, ओके. एंड देन द नेक्स्ट वन इज़ अ पर्सनल टाइम. पर्सनल टाइम नॉर्मली क्या है कि जब उसे कहते हैं ना कि आपने घंटे में आपने एक दिन में 8 आवर्स परफॉर्म करना है एक लेबर को, तो इट इज़ नॉट मतलब कि इट्स ऑब्वियस, नॉट नेसेसरी की बात नहीं है, इट्स ऑब्वियस कि वो जो है वो 8 आवर्स परफॉर्म नहीं करेगा. उसने उसमें चाय भी पीनी है, यू हैव टू गो फॉर द फूड थिंग, गो फॉर द फ्रेश होने भी जाना है एंड ऑल दैट थिंग. आप ना थोड़ा रेस्ट भी उसको चाहिए. सो उसको हम क्या कह देते हैं, इन सारे कॉस्ट को हम पर्सनल टाइम कह देते हैं. So when you are going to find out the direct labor cost, you have to just multiply all those things, your hour rate, and then you have to multiply with the hours needed, as I did it here, as a 37.5. Then we have the 80. This is overhead charges, and I'm going to multipy it with with personal time, and overall cost is 5,544. So where you get this thing up from by multiplying these four things. What are those four things? Or rate, hours needed, overhead charges and personal time. This is your डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है. अब वो बेसिकली ये बता रहा है कि ये जो यहाँ पे हमने बात की थी ना, आवर्स नीडेड 80 आवर्स, ठीक है, वो ये कह रहा है कि 80 आवर्स यहाँ पे लर्निंग कर्व एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ताकि हमें पता लगे एट विच टाइम जो है वो अब उसकी लर्निंग स्टार्ट होगी. क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैंने आपको बताया कि लर्न नहीं करा, सेकंड टाइम में वो बेहतर होगा, थर्ड पे बेहतर और भी मोर इम्प्रूवमेंट एंड ऑल दिस. सो बेसिकली आई जस्ट टेल यू अबाउट हियर कि इट्स नॉट 80, दे आर समथिंग लेस, ठीक है. सो बेसिकली हम इसमें ये लर्निंग कर्व्स इंड्यूस करना चाह रहे हैं. सो वी हैव दिस इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू a इंटू x इंटू b. सो एज आई हाईलाइटेड दैट ए थिंग, तो इनिशियल यूनिट हमने फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, ठीक है. So things are giving to you in the form of, okay, y stands for the time required to complete that task. You in initial unit say x a number of units to produce, and that and the b is basically going to be defined by the log of decimal rate of learning and divided by log of 2, ठीक है. So what the things have been given to you is the wage rate, that is 35 hours per $35 per hour, which is this one, okay. And the iterations means how many time you are going to perform that task. So it's like I'm going to perform that task for the 4 times, okay. So total hours are like 40, and overhead cost. What is overhead cost? Here I discussed it, 1.65. So one overhead charges हमारे पास आ गए 1.60. सो वी स्टार्ट विद इट कि यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आपका लर्निंग कर्व है, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स टू प्रोड्यूस, और या फिर उसका लर्निंग रेट कितना है, ठीक है. ये डेसिमल रेट, सॉरी यहाँ पे मैंने बताया था बी, लॉग ऑफ डेसिमल रेट. डेसिमल रेट क्या था, लर्निंग थिंग, ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताई है यहाँ पे, दैट इज 80.8, ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास वो क्या एग्जिस्ट करी है, 0.90, ठीक है. सो यू हैव टू टेक लॉग ऑफ 0.90 एंड देन यू हैव, सॉरी इसको स्केप करके हमें करते हैं, ओके. देन यू हैव 0.90 इज दैट लर्निंग रेट, एंड यू आर डिवाइडेड विद द log 2, सो यू हैव दिस माइनस 0.1521, ठीक है. ये कैलकुलेटर से ये वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद जस्ट पुट द वैल्यूज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर ए. सो यू गेट दिस फ्रॉम, दिस वन इज बी, आपने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है. और y क्या है आपके पास, दैट्स अ 40 40 आवर्स, 40 आवर्स बीइंग गिवन, टोटल आवर्स,
ठीक है, इतने आवर्स आपने यहाँ पे वर्कआउट करना है, ए करना है। और आइट्रेशंस मैंने क्या बताई थी, 4 हैं, दैट्स दिस द वन थिंग। सो हियर वी हैव इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड, दैट्स वाई थिंग 40 आवर्स। ए थिंग वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट, बी हमने इससे फार्मूले से फाइंड आउट किया, और एक्स हमारे पास क्या है, आइट्रेशंस, ठीक है। और बी इज अ लॉग ऑफ डेसिमल रेट ऑफ लर्निंग डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। सो हमारे पास ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 49.38। सो एज यू कैन सी दिस कि हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट किया है दैट इज और इनिशियल यूनिट, ठीक है। अब इनिशियल यूनिट आपके पास आ गया है, सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज के इज लाइक 49.38, ठीक है। सो दिस वुड बी द वन, दिस वुड बी द और जहाँ पे आप जो है वो आपको 1 यूनिट बनाने के लिए एक इनिशियल यूनिट आपका जो डेवलप होगा एट दैट टाइम, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आइट्रेशन के साथ, ठीक है। अब जैसे व्हाट आई सपोज्ड हियर इज कि हमारे पास 4 आइट्रेशंस हैं, तो 1 आइट्रेशन वुड बी द इज द लर्निंग थिंग, यू आर स्टिल लर्निंग, एंड देन द सेकंड फेज, सेकंड फेज में भी आप उसको इतना लर्न आउट नहीं करते, ठीक है। तो आप जाके नॉर्मली थर्ड आइट्रेशन में उसको लर्न करेंगे, क्योंकि फोर्थ आइट्रेशन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। So what I have to do here is the next step is after finding out the value of a, I just multiply third iteration with the decimal rate of learning which is basically the 90%, ठीक है। तो इसको 0.90 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया विद द वैल्यू ऑफ ए, दैट्स 49.3, सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, तो टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोग्राम फॉर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया है, 135.62 आवर्स, ठीक है। एंड व्हाट यू हैव टू डू हियर इज कि आप जो इसके नॉर्मल आवर्स हैं इसको उसके साथ ऐड अप करेंगे, विच इज़ 40 आवर्स, एंड यू हैव दिस 175.62। or this is the or thing, and what you have to do it, वो जो मैंने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आपको बताया था, वेज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और ओवरहेड कॉस्ट से, ठीक है। सो 35 इंटू 1.60 इंटू दिस थिंग 175, तो आपके पास ये कॉस्ट आ जाएगी विच इज़ 9834। अब यहाँ पे प्रीवियसली हमने क्या किया था, इसको अगर फॉर एग्जांपल आप लर्निंग कर्व इसमें से निकाल देते हैं, ठीक है, which we done a working learning curve working at this step, ठीक है। यहाँ पे हमने ये चीज़ फाइंड आउट की है। सो यू हैव 135.62, इट वोंट बी हेयर बिकॉज इट्स लाइक 4 मल्टीप्लाई बाय 49.39, ठीक है। कितने आपको आवर्स लग रहे हैं, आपका लर्निंग का एग्जिस्ट नहीं करता, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जब इसी वैल्यू को आप वेज रेट से के साथ ऐड ऑन करेंगे या टोटल आवर्स के साथ ऐड ऑन करेंगे, तो आपके पास ये इससे ज़्यादा वैल्यू आएगी। सपोज इट्स लाइक 200.62, ठीक है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द लर्निंग कर्व इट्स 175.62, और यहाँ पे भी आपके पास इसका फिर ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आएगा। दैट्स द टोटल कॉस्ट स्पेंड इन ऑर्डर टू डू दैट टास्क स्पेसिफिकली, ठीक है। सो दिस इज़ योर यूनिट थ्योरी थिंग, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो इन स्लाइड्स में गिवन है लुक अलाइक ही है, बट इसमें जैसे लर्निंग का उसने लिया है 100 ए को दे दिया है, ठीक है। ए इफ ए इज़ 100% विच इज़ बेसिकली द वाई थिंग जहाँ पे जो उसने एक्सप्लेन की है, दैट इज़ द कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ऑफ द यूनिट फॉर द फर्स्ट यूनिट, ठीक है। यहाँ पे उसने ए गिवन की है। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज जस्ट टू पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द फॉर एक्स, अगर आइट्रेशन है थर्ड आइट्रेशन तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, और जब आपके पास फोर्थ आइट्रेशन है आपकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो आप देख रहे हैं कि थर्ड आइट्रेशन में 70.2, और फोर्थ आइट्रेशन पे आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 64.0, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में ए फाइंड आउट करने को बताया था, विच जो हमारा 175 आया था, पर ये इस वाली स्लाइड में ये 100 इसने गिवन कर दी है, ठीक है। सो आपने बाकी प्रोसेसिंग करनी है, यहाँ पे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, यू जस्ट हैव टू पुट इट आउट एंड गेट द अमाउंट टू प्रोड्यूस दो स्पेसिफिक यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें सेम एग्जाम्पल को वो लेके चल रहा है, नंबर ऑफ आवर्स टू बिल्ड, एज यू कैन सी दे आर डिक्लाइनिंग विद द टाइम, ठीक है, शिप नंबर के साथ डिक्लाइन कर रहे हैं, और सेम इन शिप नंबर्स एज वेल एज इन आवर्स
और उसके बाद यूनिट थ्योरी कर्व is talking about the curve thing. It's going to the declining thing, as you can see it from the 0 0.0, 0.5 RF, 1 RF, 1.5, 2 and 2.5. It's the time thing, and here we are going to spend the cost for it. ठीक है. अच्छा, और क्या चीज़ है इसमें? That's all about the unit theory. Next is the cumulative average theory. Cumulative average theory simply जो आपके पास रूल ऑप्ट करेगी, इसमें वो करेगी नंबर ऑफ यूनिट्स किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, द एवरेज कॉस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ यूनिट्स. प्रीवियसली हमने क्या बताया था इंडिविजुअल यूनिट में, बट इसमें हम कम्युलेटिव एवरेज थ्योरी में करेंगे ग्रुप ऑफ यूनिट्स, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन देम. ठीक है. सो एवरेज कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स इज 80% ऑफ 1 यूनिट. ठीक है. एंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट्स 80% ऑफ द सेकेंड यूनिट. सो इज लाइक उसी चीज़ को हम लेके चलेंगे, बट हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम इसको एज अ ग्रुप डिस्कस करेंगे. ठीक है. You just have to go with this thing. Just cumulative theory is all about the groups and the unit theory is about the individual thing. You're taking the averages for it. ठीक है. इसको इतना ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने में ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट गो फॉर द कंपैरिजन. व्हाट इज द कंपैरिजन? इज लेस steep curve such that learning curve is always below it. ठीक है. Why they are saying it? ये हमारे पास आ रहा है जी. ये वाला जो कर्व है, that's the blue one is your learning curve, और जो ये white है that's the most steepest is your cumulative average theory. ठीक है. Because you are taking the average thing ना, which is not much good. So most of the things are going towards this, that unit theory is more better than cumulative. Is less responsive to variation in cost from unit to unit since it is based on averages. Again another drawbacks for the cumulative theory कि इसमें जो है वो आपके पास variations कम ऐड करते हैं, क्योंकि यूनिट तो यूनिट थ्योरी में हम हर यूनिट को डील अप कर रहे हैं. ठीक है. बट इसमें क्या करें, हमें एवरेज दे रहे हैं. Or use but in some case we are using to use cumulative average theory because if initial reproduction is expected to have large cost variation. ठीक है. कि वेरिएशन ज़्यादा आ रही है. अब यहाँ पे दो बातें होंगी हैं कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये वेरिएशन को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं करती, दैट्स व्हाई वी आर नॉट चूजिंग इट. हाँ, बट अगर स्टार में वेरिएशन है, हमें पता चल गया कि स्टार में वेरिएशन है, सो इट्स मच बेटर कि हम कम्युलेटिव थ्योरी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. In the end thing we are going to discuss about the problems with the cost estimation. ठीक है. This is basically the end of the cost estimation. So basically हमने इसमें बेसिक क्या चीज़ें लर्न की हैं. हमने बात की हमारे पास सोर्सेज ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होते थे, देन वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ कॉस्ट. फिर हमने की कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसमें हमने कुछ इनपुट्स आउटपुट्स डिस्कस किए, बेलपालमैक एस्टिमेट किया, कंपैरेटिव एस्टिमेट, फिजिबिलिटी, डेफिनेटिव. ठीक है. और फिर हमने लर्निंग कर्व थ्योरी डिस्कस की. लर्निंग कर्व थ्योरी में हमारे पास दो थ्योरीज थी, यूनिट थ्योरी एंड द कम्युलेटिव थ्योरी. एंड नाउ वी आर इन द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स विद द कॉस्ट एस्टिमेशन. ठीक है. क्योंकि बिकॉज वी आर एस्टिमेटिंग समथिंग ना, एज वी ऑलरेडी नो इट के we are just guessing something. So still the problems are existing. No initial estimates, that's the first thing na. Why we are talking about the no initial estimates ke basically it's itself a risk. ठीक है. कि हम estimate कर रहे हैं, तो अगर हम लोग जो है वो estimate हमारी गलत हो जाती है, तो every burden is on the manager ना, who is basically estimated the things. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि अगर आप लो एस्टिमेट करते हैं, अगर लो इनिशियल एस्टिमेट करते हैं, तो मे बी आपको प्रोजेक्ट आप विन कर सकते हैं. ठीक है. बट उसको लॉन्ग टर्म आप ले के नहीं चल सकते. ठीक है. तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा. बट अगर आप एस्टिमेट ही हाई करते हैं, एट दैट पॉइंट यू माइट बी फेल टू ऑप्ट या टू विन दैट प्रोजेक्ट. ठीक है. सो बेसिकली आपने उसकी जस्टिफिकेशंस देनी होंगी, तो इट्स हार्ड फॉर यू टू कि आप जो है वो इनिशियल एस्टिमेट जो है वो कम रखें. आपको हमेशा ज़्यादा ही रखना पड़ता है ताकि आप अपने जो भी पिटफॉल्स हैं उनको उसमें एडजस्ट कर सकें. ठीक है. देन देयर इज़ अनदर कॉस्ट एस्टिमेशन में कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था उसमें कॉस्ट इतनी इनकर, दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल डिफिकल्टीज. मतलब आपको वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे, देयर आर सम टेक्निकल रीजंस बिहाइंड इट, तो आपकी कॉस्ट उसमें इनकर होती जा रही है. मतलब जो काम आपका 5 days में आपने एस्टिमेट किया था वो हो जाएगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशूज इट विल टेक लाइक 10 days. सो इज लाइक फॉर 5 days हु इज़ गोइंग टू पे, बिकॉज आपने एस्टिमेशन में ये चीज़ डाली नहीं थी. सो दैट इज़ द अनएक्सपेक्टेड थिंग. जो रिस्क है, जो मैंने आप लोगों के पास स्कोप बेस लाइन हमने डिस्कस किया था, दिस वन वाज द एक्सपेक्टेड वन ना. We are talking about the unexpected thing. ठीक है. Then the next one is the problem with the cost estimation is the lack of definition.
Okay, lack of definition is when we have a poor scope baseline or whatever the work breakdown structure का जो मैंने हमने यूज़ किया था एज अ इनपुट कॉस्ट एस्टिमेशन में, अगर वो चीज़ें वेल डिफाइन नहीं हुई हुई तो हमारे कॉस्ट एस्टिमेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इट्स मच बेटर कि हम उन चीज़ों को पे वर्कआउट करें ताकि हमारी कॉस्ट एस्टिमेशन बेटर हो और फिर हमारे पास बजट उसके अगेंस्ट आए। स्पेसिफिकेशन चेंजेस, दैट इज़ अनदर थिंग। स्पेसिफिकेशन चेंजिंग्स किस तरह से हो सकती हैं कि अगर आपके पास मॉडिफिकेशंस ऐड अप हो गई हैं, ठीक है, क्या आप कह रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट में ए बी सी एंड डी होने थे, दैट वाज एन एक्सपेक्टेड थिंग, और आप वो कह रहे हैं कि जी ए बी सी इनकी ये सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, इसका सीक्वेंस है ए बी डी एंड सी, so there might be changings in the sequence thing ना, तो that's basically going to disturb your the cost estimation। तो आपको जो डी रिसोर्स है उसको पहले एक्वायर करना पड़ेगा, बट यू डोंट हैव रिसोर्सेज कि यार इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम ये रिसोर्स को ज़्यादा जल्दी मैनेज करें और वो हमारे बट वो हमारे फॉर्मेट को डिस्टर्ब कर सकता है। बट अगर आपके क्लाइंट ने कह दिया है स्पेसिफिकेशन चेंजिंग्स इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, तो यू हैव टू कोप अप विद इट, ठीक है, देन you have to face that cost charges or the burden charges। Then the external factors, as you already know about it, you are working in an environment जहाँ पे political conditions हैं, legal conditions हैं, so ये भी आपकी cost estimation को influence कर सकती है।